Good morning, students. Class 8, Chapter 13, History, Constitutional Reform. As the nationalist movement gained momentum, the British government brought some constitutional reform. Let us read about some of them. जैसे ही नेशनल मूवमेंट्स शुरू हुए हैं वो धीरे धीरे बढ़ रही थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की शुरुआत करने के कुछ चीज़ों में चेंज किया, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस क्या थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किए, अभी हम वो डिस्कस करेंगे। The Morley Minto reform was passed by British Parliament in 1909 to appease the moderate of the Indian National Congress and the leaders of the Muslim League. 1909 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़रिए एक मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म पास हुई, जिसका मकसद क्या था? जिसका मकसद था इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो भी मॉडरेट्स थे उनको और मुस्लिम लीग के लीडर्स को अपीज़ करना। द मेन फीचर ऑफ द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो 1919 में हुई, उसके मेन फीचर्स क्या थे वो हम देख लेते हैं। एक्सटेंशन ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को बढ़ाना। इंट्रोडक्शन ऑफ अ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स के लिए अलग सेपरेट इलेक्टोरेट्स का इंट्रोडक्शन, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम की शुरुआत करना। Under the separate electorate, Muslims were given the right to elect their own representative to this council. सेपरेट इलेक्टोरेट के ज़रिए मुस्लिम के पास ये अधिकार हो गया था कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद इलेक्ट करके काउंसिल को में भेज सकते थे। द एक्सट्रीमिस्ट लीडर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कम्युनल इलेक्टोरेट, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे उन्होंने कम्युनल इलेक्टोरेट्स के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया। द नेशनल यूनिटी वाज शैटर्ड विद वन बिलो। Mahatma Gandhi expressed his disappointment by saying that the Morley Minto reform have been our undoing. महात्मा गांधी एक्सप्रेस डिसअपॉइंटमेंट, महात्मा गांधी इस चीज़ से काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट के ज़रिए जो नेशनल यूनिटी थी सबसे ज़्यादा ख़तरा और नुकसान उसी को था, इसलिए महात्मा गांधी इस चीज़ से काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे। और उन्होंने कहा कि मॉर्ले मिंटो जो रिफॉर्म है ये क्या हैव बीन आवर अनडूइंग, ये हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है और हमें इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना। नेक्स्ट है हमारा लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916। एन इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड इन अचीविंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916। हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बरकरार रखने के लिए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो एक दूसरा स्टेप था वो था लखनऊ पैक्ट। ये समझौता 1916 में हुआ। एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स वर जनरेटेड अमंग द मुस्लिम्स में एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स को जनरेट किया गया फॉलोइंग अ वार बिटवीन ब्रिटेन एंड टर्की विच ओपन द वे फॉर कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग यूनिटी। और जब ब्रिटेन और टर्की में लड़ाई हुई, जंग हुई, युद्ध हुआ, तो उसके ज़रिए जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी, ये दोनों ही पार्टियां एक तरह से यूनाइट हो गई। कांग्रेस मुस्लिम लीग यूनिटी। बोथ द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग हेल्ड सेशन एट लखनऊ 1916। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का सेशन होता है लखनऊ में 1916 में। द कांग्रेस एक्सेप्टेड द सेपरेट इलेक्टोरेट्स, और कांग्रेस पार्टी ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को एक्सेप्ट किया। इन बोथ ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली डिमांडेड डोमिनियन स्टेटस फॉर द कंट्री, और दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन कौन सी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर डोमिनियन इस कंट्री के लिए डोमिनियन स्टेट्स की डिमांड की। द एक्सट्रीमिस्ट वर आल्सो रीएडमिटेड इनटू द कांग्रेस एट दिस सेशन। और लखनऊ का जो सेशन हुआ था 1916 में, इस सेशन में जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने कांग्रेस में वो फिर से एडमिट हो गए, फिर से कांग्रेस में दाखिल हो गए। नेक्स्ट है हमारा मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार द ब्रिटिश हैड रियलाइज द नीड फॉर अ चेंज इन देयर पॉलिसीज टुवर्ड इंडिया। फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने ये रियलाइज़ किया कि उन्हें हिंदुस्तानियों को लेकर उन्होंने जो भी पॉलिसीज़ बनाई हैं उनमें चेंज की ज़रूरत है, उनमें बदलाव की ज़रूरत है। द इंडियंस हैड हेल्प दैम इन वार जनरसली, क्योंकि हिंदुस्तानियों ने उनकी काफ़ी मदद की थी वार में। पब्लिक ओपिनियन इन ब्रिटेन वाज इन फेवर ऑफ एडॉप्टिंग अ
मोर लिबरल पॉलिसी टुवर्ड इंडियंस। और पब्लिक, ब्रिटेन की जो भी पब्लिक थी उनकी ओपिनियन यह थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडियंस के फेवर में पॉलिसीज़ बनानी चाहिए और इंडियंस को लेकर लिबरल पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए। देयरफॉर इन 1970 देन द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉन्टेग डिक्लेयर दैट द एम ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया वाज द ग्रेजुअल। इसलिए 1917 में जो स्टेट के सेक्रेटरी थे उनका नाम था मॉन्टेग डिक्लेयर दैट द एम ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया वाज द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश पॉलिसी का जो मकसद है भारत में क्या है कि ग्रेजुअल डेवलपमेंट। तो ये डेवलपमेंट कब पॉसिबल हो सकता है? सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करने से ही ब्रिटिश पॉलिसी का एम अचीव हो सकता है। दिस पर्पज वाज प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। और ये एक ऐसा कदम था जिसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी हिंदुस्तान में तो उन्होंने वो एक तरह से यहाँ की प्रोग्रेस की तरफ काम करने लगी ऐसा और एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तौर पर काम करने लगी। इन मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म वर पास इन 1919। ये रिफॉर्म कब पास हुआ? 1919 में विद एन एम टू ग्रेजुअल डेवलप सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। और इसका मकसद क्या था कि भारत में सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करना है ग्रेजुअली, धीरे धीरे, नॉट के एक साथ। मेन फीचर्स ऑफ मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इस रिफॉर्म के क्या क्या मेन फीचर्स थे? नंबर 1 है द सेंट्रल लेजिस्लेचर वाज टू कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेज। कि सेंट्रल जो लेजिस्लेचर है उसके 2 हाउसेज होंगे, काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको हम अपर हाउस कहते हैं और दूसरा है लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हम लोअर हाउस कहते हैं। दूसरा है द टेन्योर ऑफ अपर हाउस वाज 5 ईयर एंड लोअर हाउस 3 ईयर। के अपर हाउस यानी कि अपर हाउस जो लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट है उसका जो टाइम पीरियड है वो 5 साल होगा। लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली का टाइम पीरियड 5 ईयर। द सिस्टम ऑफ डायरकी वाज इंट्रोड्यूस इन द प्रोविंसेस। और जो भी प्रोविंसेस हैं वहाँ पर डायरकी के सिस्टम को शुरुआत की जाएगी। अंडर डायरकी बोथ द इलेक्टेड इंडियन लेजिस्लेटर एंड द अपॉइंटेड ब्रिटिश ऑफिसर शेयर्ड पावर। डायरकी क्या है? ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें कि जो इंडियन लेजिस्लेटर, जो इलेक्टेड इंडियन लेजिस्लेटर्स होते थे और जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते थे जिनको अपॉइंट किया जाता था, दोनों के पास पावर होती थी। दोनों अपनी अपनी पावर को शेयर करते थे और दोनों अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करते थे। बिसाइड मुस्लिम अदर माइनॉरिटीज़ इंक्लूडिंग मुस्लिम्स के अलावा जो दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं जैसे कि सिख हैं, एंग्लो इंडियंस हैं, क्रिश्चियंस हैं, यूरोपियंस हैं, वर आल्सो गिवन द राइट टू सेपरेट इलेक्टोरेट्स। इनके पास भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स का क्या था? अधिकार था। यानी कि सिर्फ मुस्लिम्स के पास सेपरेट इलेक्टोरेट्स का अधिकार नहीं था बल्कि सिख, एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियन और यूरोपियंस के पास भी ये अधिकार था कि वो अपने सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए वो डिमांड कर सकते थे और सेपरेट इलेक्टोरेट्स को अपने रख सकते थे। न्यू रिफॉर्म वर टू बी इंट्रोड्यूस आफ्टर 10 ईयर। और 10 साल के बाद नई रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया। मॉन्टेग चेम्स रिफॉर्म वर नॉट एक्सेप्टेड बाय मोस्ट पीपल इन इंडिया एज दे फेल फार शॉर्ट ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंडियन। जो मॉन्टेग चेम्स की जो रिफॉर्म थी उसको इंडिया में तमाम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि एज दे फेल फार शॉर्ट ऑफ द एक्सपेक्टेशन, बहुत कम इंडियंस थे जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। और फिर इस रिफॉर्म के वजह से जो भी चीज़ें हुई वो एक तरह से उनको, क्योंकि जब एक्सेप्ट ही नहीं किया तो फिर कोई मकसद ही नहीं बचा। चलिए हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। ये आपकी एक्सरसाइज है, इसकी PDF आपको भेज दी जाएगी। ये चूज़ द करेक्ट है आपके, ये मैचिंग है और ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं। उसके बाद आपके ये ट्रू फॉल्स है। इसकी आपकी मैं आपको PDF भेज दूँगी, एक्सरसाइज आपको बुक पे करनी है। ये भी आपके ट्रू फॉल्स हैं और उसके बाद में ये आपके 10 to 20 वर्ड्स क्वेश्चन आंसर्स हैं, 50 to 70 वर्ड्स क्वेश्चन आंसर्स हैं और 80 to 100 वर्ड्स क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स की भी आपको PDF भेजी जाएगी। क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी कॉपी पर करने हैं और काम बहुत साफ़ सुथरी राइटिंग में करना है, यानी कि एकदम नीट एंड क्लीन राइटिंग होनी चाहिए जो हर वर्ड आपका समझ में आए। ठीक है, क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी पर करने हैं और एक्सरसाइज बुक पर करनी है। थैंक यू वेरी मच। आज आपका हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीट हो चुका है।